अहमद अदरीस भाई, आपको याद है ये लेक्चर आपकी वजह से हो रहा है। आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखनी थी। आपको एक साल पहले कमांडो कोर्स में सिखाई थी, आप लगता है वो भी भूल गए। आज का जो टॉपिक है ना, दैट इज अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेसिक थिंग टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने का, उसको परसीव करने का, उसके साथ क्या लॉजिक बनाना है, इसका नहीं पता, तो समझें कि आपको स्टॉक मार्केट का पता ही नहीं है सर। ठीक है। जुबैर यार, ये लिंक ना YCIT बैच 1 और 2 में भी कर दो। उनकी भी रिवाइज हो जाएगा, काइंडली ये उधर भी भेज देना। तो और वो जो कमांडो कोर्स वाला इस वाला बैच है उसमें भी। तो यार, ये अगर आप टॉपिक सीख लेंगे ना, तो मुझे लगता है कि आप अपने बड़े कॉन्शियस और लर्निंग डिसीजंस लेंगे। कि ये अमूमन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइडियली तो सबको पढ़नी चाहिए, लेकिन जो मिड टर्म लॉन्ग टर्म या जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो किसी कंपनी से अच्छा गेन चाहते हैं, उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं कोशिश करूंगा कि कुछ हर चीज की रिफ्लेक्शन को भी टच करता रहूं, ताकि आपको पता लगता रहे कि हाउ टू रीड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर मैं ये चीज देख रहा हूँ ये क्या है, ये चीज देख रहा हूँ ये क्या है। अच्छा, एक तो ये सिनेरियो है। दूसरी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं। 1994 से पहले लाओ माल होता था, रिंग थी, वहां आके ले माल लाओ माल, ये वो है, बड़ी एक लंबी स्टोरी। फिर गोरों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएं, पी रेशो बताएं। उन्होंने कहा ये क्या होता है? उसने कहा ये ऐसे ऐसे होता है। तो यार फिर ये एक मैं एक इस पे लेक्चर पूरा दे चुका हूँ, हिस्ट्री ऑफ PSX पे। यूट्यूब पे कहीं पड़ा होगा, सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे देते हुए इतना मजा आया था, आप लेक्चर सुनेंगे आपको बड़ा मजा आएगा। तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटर्स बनाते हैं। ऑडिटर्स जो होते हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता सारा ऑडिट करते हैं, और ये सारा। और जो बिग 4 आपके ऑडिटर हैं, KPMG, फ्रुक्सन, डेलॉयट, EY, कुछ तो पाकिस्तान से वैसे कूच कर गए हैं। इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टैम्प होती है, आती है फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो वो समझे कि बेहतरीन मानी जाती है। बाकी फिर पाकिस्तान के टॉप के रेटिंग रैंकिंग होती है इनकी। ये सारा सिनेरियो है। आपके दिमाग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने से पहले क्वेश्चन आएगा, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट 100% ठीक होती है? भाई हमारे पास यही डॉक्यूमेंट होता है, खराब है, ठीक है, हमने इस पे डिसीजन करना है। ठीक, ये इस डिबेट में पढ़ के तो ये एक लंबी डिबेट है। बस कहना ये मैं चाहता हूँ, कोई भी चीज़ ठीक नहीं होती, हर चीज़ में मिलावट होती है। एज फार एज आपका सारों को मिलावट वाली चीज़ मिल रही है, तो जो सारों के साथ होना है वो आपके साथ भी होना है। आप थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर लेना। अब जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मैं आपसे ये शेयर करता हूँ जी, स्क्रीन, ताकि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप देख लें। तो ये आपके सामने जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओपन होगी होगी जी, स्क्रीन शेयर होगी है सर? अगर होगी है तो नीचे से दिल गुर्दा ऊपर भेज दे, मुझे पता चल जाए कि फाइनेंशियल स्क्रीन शेयर होगी है। हाँ, कोई कमेंट ही कर दे यार, तो मुझे पता तो चले होगी है स्क्रीन शेयर। अच्छा, अदनान भाई ने कह दिया हो गई है, शेख उमर भाई ने भी। चले, सारे आ गए हैं भाई। अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेसिकली ये कंपनी की पूरी एक हिस्ट्री होती है। यानी मैं आपको समझ लेंगे, ये 3 पेजेस में आपको पता चल जाएगा कि कंपनी में क्या क्या होता है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है बैलेंस शीट, एक पार्ट होता है इनकम स्टेटमेंट, एक पार्ट होता है कैश फ्लो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो। अच्छा, मैं जब एक टॉपिक खत्म करूंगा ना, मैं ये चाहता हूं एक टॉपिक खत्म हो, वो आपको सेट हो जाए, फिर आप आगे चलें। अगर मुझे 10-15 मिनट ऊपर भी देने पड़े, आप सुनने वाले बनिएगा, मैं सर ये पूरी करा दूंगा। क्योंकि वो एक बड़ी प्यारी कोटेशन, आई लव दैट कोटेशन, कि आपकी तहकीक, आपकी रिसर्च, आपका जो सारे मकूले और सारा कुछ रद्दी का ढेर है, अगर खरीदने वाला या सुनने वाला आगे कबाड़िया बैठा है। तो अगर आपका सुनने का शौक होगा तो मुझे सुनाना अच्छा भी लगेगा। और यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द बेस ऑफ फाइनेंस इकोनॉमी किसी कंपनी की। ये CA, चार्टेड अकाउंटेंट, CFA अल्टीमेटली इस चीज के ऊपर बेस करके आगे डिसीजंस लेते हैं। फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट, हर चीज इसके ऊपर बेस करता है। तो ये 3 कंपोनेंट से बनी होती है, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ये कौन सी है, बैलेंस शीट। देखिए सर, जो बैलेंस शीट होती है ना, अच्छा ये वो कंटेंट है जो हम लोग YCIT में दे रहे होते हैं। खैर उसमें थोड़ा लंबा आप कर दिया करेंगे, इसमें छोटा। तो इसलिए इसको बड़ा गौर से सुने, जो फ्री चीज मिलती है उसे फॉर ग्रांटेड ना लें। जो बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट वो क्या होता है?
दिस इज जस्ट अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी। अब स्नैपशॉट क्या है? देखिए, बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट होते हैं ना, उसके ऊपर एसेट्स आते हैं, लाइबिलिटीज आती हैं, इक्विटी आती है। आपको पता है एसेट्स क्या होता है? एसेट्स मीन असासे। असासे कौन से हो सकते हैं किसी कंपनी के? देखें जी, गाड़ी असासा हो सकता है, फर्नीचर असासा हो सकता है, फिक्सचर, ये एसी वगैरह, ये लैपटॉप्स, मतलब आप इमेजिन करें ना, एक आंखें बंद करके कंपनी में क्या क्या होता है, ये सारे उसके असासे होते हैं। लाइबिलिटीज क्या होती है? जो उसने किसी को पैसे देने। अच्छा, एसिड में एक और चीज आती है। अगर फर्ज किया मेरी कंपनी को जुबैर ने पैसे देने हैं, और मैं लिख लूंगा कि जुबैर ने 2 लाख रुपया देना है, तो वो 2 लाख रुपया मेरे रिसीवेबल्स में आएगा कि मैंने रिसीव करना है, ये भी एसिड में आएगा। अगर किसी ने मेरे से सैलरी ली है, किसी इंप्लॉय ने, तो किसी इंप्लॉय ने जो सैलरी ली है वो भी तो मैंने कभी ना कभी देनी थी ना, तो वो भी मेरे एसिड में आ जाएगी। एडवांस सैलरी जो है ना, एडवांस, वो भी एसिड्स में आ जाएगा। इसी तरह लाइबिलिटीज में जो हमने बैंक के लोन देने हैं, जो हमने डिविडेंड के पैसे देने हैं, जो हमने किसी को प्रॉफिट देनी है, किसी से काम कराया उसे पैसे देने हैं, वो सारी लाइबिलिटीज में आ जाएगा। एसिड्स का उर्दू मतलब होता है असासे, और लाइबिलिटीज का उर्दू मतलब होता है वाजबात। इक्विटी, आप लफ्ज एक नया आया, इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी का मतलब होता है कि ओनर्स के पैसे। ओनर्स में कौन से आते हैं? एक तो कंपनी के ओनर आते हैं ना, एक कंपनी के इन्वेस्टर्स जो शेयर होल्डर हैं वो भी तो ओनर होते हैं उनके, और वो उसके पैसे। अब यहाँ एक चीज समझनी है। फर्ज किया ये कमरा जो जहां मैं बैठा हूं, दिस इज अ कंपनी, तो यहाँ एसी भी लगा हुआ है, यहाँ ये फ्रेम्स भी लगे हुए हैं, फर्नीचर भी पड़ा है, ये लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर, ठीक है, ये सारा कुछ, ये सारे इसके एसिड्स हैं। इसके एसिड्स, और इसके एसिड समझे 1 करोड़ पे है कि हैं, तो 1 करोड़ के एसिड खरीदने के लिए मैंने 50 लाख रुपया जेब से दिया है, 50 लाख रुपया लोन में, तो मेरी इक्विटी भी 50 लाख होगी, लाइबिलिटी भी 50 लाख होगी, इज इक्वल टू एसिड। लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसिड, यानी जितना आपने लोन लिया, जितना ओनर ने पैसा मिलाया, मिक्स किया, और जो आगे क्या, इज इक्वल टू एसिड। तो ये बैलेंस शीट होती है। अच्छा, बैलेंस शीट इज अ पिक्चर ऑफ द कंपनी या स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी। स्नैपशॉट क्यों कहते हैं? देखिए, आप मुझे आज कहेंगे ना, चलें डॉक्टर फारूक हैदर साहब, मुझे यंग्स कैपिटल की बैलेंस शीट दें, मैं अपने सीएफओ उमर को कॉल करूंगा, उमर यार कंपनी की बैलेंस शीट देना। वो कहेगा आया मैं, वो एक शीट निकालेगा, शीट निकाल के मुझे कहेगा सर ये बैलेंस शीट है। तो मुझे अभी 10:10 पे 11 मई को मेरे ये एसिड्स हैं, ये लाइबिलिटीज हैं, और ये है, इसलिए कि ये एक पेज पे सारी चीजें आ जाती हैं। तो इट्स लाइक अ पिक्चर और स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी। इसी तरह आपकी वर्थ, आपकी गाड़ी भी होगी, आपका घर भी होगा, प्रॉपर्टी भी होगी, या ये सारा कुछ होगा, या मेरी तरह गरीब होंगे, कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ कुछ कर्ज होंगे भाइयों के और वो देने होंगे। तो एसिड लाइबिलिटीज, इस चीज को कहते हैं, ठीक है जी। तो इस स्टेटमेंट के अंदर कंपनी के एसिड कितने हैं, कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है, और इक्विटी कितनी है, ये चीज शो होती है। अच्छा जी, यहां तक समझ आ गई है जी? यस नो साथ साथ बताते जाना है, ठीक है? तो देखते जाएंगे आगे। जबरदस्त जी, आगे चलें जी। अब एसिड्स को हमने ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट इज करंट एसिड्स और नॉन करंट एसिड्स। करंट, मैं आपको कहता हूं कि करंट अफेयर क्या कहता है, तो करंट अफेयर का मतलब होता है जनाब कि आपके, मतलब हालाते हाजरा, कि आजकल क्या हो रहा है। तो जब भी मैं आपसे एक बात करूंगा ना करंट एसिड्स की, तो करंट एसिड्स का मतलब होता है विद इन 1 ईयर, या जो आप रिपोर्ट पढ़ रहे हैं वो रिपोर्ट का। फर्ज किया मैं एक फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ रहा हूं जो 1 साल की रिपोर्ट है कंपनी की, तो उस 1 साल के अंदर ऐसे एसिड्स जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे या हो सकते हैं, उनको आप कहेंगे करंट एसिड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझसे, मेरी कंपनी से दूसरी कंपनी ने लोन लिया जो उन्होंने 6 माह में मुझे वापस कर देना है, तो ये मेरा करंट एसिड है। क्या है? करंट एसिड के 6 माह के अंदर ये जो लोन दिया है, मैं लिख लूंगा रिसीवेबल्स 1 लाख रुपया, ये 6 माह, 7 माह, 8 माह में आ जाने हैं, तो ये मेरा करंट एसिड होगा। कैश मेरा करंट एसिड्स है। अकाउंट्स में कोई मैंने रिसीवेबल करना, करंट एसिड्स है। मेरे गोदाम के अंदर जो चीजें पड़ी हैं, ये मैं अगले 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20 दिन में बेच लूंगा, ये मेरे करंट एसिड्स हैं। तो करंट एसिड से याद रखिएगा कि ये वो वाले एसिड्स होते हैं जो विद इन द ईयर
आपने उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो एक साल में आपने कैश में कन्वर्ट नहीं करने या नहीं कर सकते उसको कहते हैं नॉन करंट। नॉन करंट से मतलब अब एक कंपनी है, उसकी प्रॉपर्टी या प्लांट है, वो हर साल बेचना तो नहीं ना, वो बेच सकते हैं लेकिन वो 10-10 20-20 साल के लिए लिया होता है। ठीक है, मशीनरी 20-20 साल के लिए, गाड़ियां जो होती हैं वो भी, गुडविल गुडविल या ब्रांड वैल्यू वो भी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, करंट एसिड से मुराद है ऐसे एसिड जो एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं और होने हैं। नॉन करंट जो पड़े हैं लॉन्ग टर्म के लिए, एक साल के बाद की बात है। कोई ऐसी, जैसे फर्ज किया आपने किसी एम्प्लॉय को लोन दिया है कि वो उसकी सैलरी से आप काट लेंगे, तो उसका मतलब है वो करंट एसिड्स है। एक एम्प्लॉय को आपने लोन दिया है कि 10 साल बाद तो मुझे ये पैसे वापस करना, 10 साल के बाद जो तुम्हारी ग्रेजुटी होगी ना उसमें से ये मैं पैसे काटूंगा, तो वो नॉन करंट एसिड में चली जाएगी। ठीक है, तो रिसीवेबल्स करंट एसिड्स में भी होते हैं, नॉन करंट में भी होते हैं। इसी तरह ये समझ आ गई यहां तक। अगर करंट एसिड्स नॉन करंट की समझ आ गई है तो आगे एसिड्स को मजीद दो टाइप्स में डिवाइड किया है, एक टेंजिबल एसिड्स और एक इनटेंजिबल एसिड्स। टेंजिबल एसिड्स वो होते हैं जिनको आप टच कर सकें, जिनको आप देख सकें, जिसको आप फील कर सकें, जिसको आप टच फील आपके सेंसेस के अंदर। इनटेंजिबल एसिड्स वो होते हैं जो आप टच या फील नहीं कर सकते लेकिन उनकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ जी मैंने सेवर की ब्रांच खोलनी है या मैंने मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच खोलनी है, मैकडॉनल्ड्स वाले कहेंगे ब्रांच खोलने के 50 लाख रुपया दें या करोड़ रुपया दें। वो करोड़ रुपया किस एसिड का ले रहे हैं? वो अपनी गुडविल का ले रहे हैं। अब GWM ग्रेट वॉल मोटर्स की जो ये साजगार वाले हैवल लेके आए, तो GWM ने उनसे पैसे लिए हैं। बाकी तो हैवल ने अपना सामान साजगार ने मंगवाया होगा, उसके टायर भी मंगवाए होंगे ये, लेकिन वो जो ट्रेडमार्क, वो गुडविल, वो ब्रांड वैल्यू, वो उसे कहते हैं इनटेंजिबल एसेट, जिसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं, जिसमें पेटेंट भी आ जाते हैं, जिसमें ट्रेडमार्क ब्रांड नेम्स भी आ जाते हैं, जिसमें गुडविल भी आ जाती है। तो इसको क्या कहते हैं जी? इसको क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल मेरी बड़ी क्रेडिबिलिटी बन जाए जी सारी, मुझे कोई ब्रोकेज हाउस आए कि डॉक्टर साहब मेरे पास आ जाए, मैं जी सीईओ आपको बनाता हूँ, सीईओ के लिए एमबीए होगा, तो मैं आपको 2 लाख सैलरी दूँ, मैं कहूंगा जी मेरे पास तो नहीं है, फॉर एग्जाम्पल सीए मैंने नहीं किया, सीएफए मैंने नहीं किया, तो मेरे पास तो सिर्फ गुडविल है, तो मेरी गुडविल में 5 लाख से कम नहीं आऊंगा। तो वो गुडविल के मैं प्राइस ले रहा हूं ना, हालांकि वो टच एंड फील नहीं कर सकते, तो इसको कहते हैं इनटेंजिबल एसिड्स। तो करंट एसिड, नॉन करंट, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टेंजिबल इनटेंजिबल ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस या टच फील वाला फैक्टर। तो समझ आ गया जी, करंट एसिड, नॉन करंट एसिड, टेंजिबल इंटेंजिबल। यहां तक कोई मुश्किल है तो बताएं भाई, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है या? है कोई क्वेश्चन सर? डन सर डन, एक बंदा भी डन कर देगा तो डना डन आगे। ठीक है, चले जी। यार मैं पढ़ाता ही इतना अच्छा हूं कि आपके सवाल नहीं होते, बड़ी बात है। मुझे लगता है मेरे जैसा, फिर मुझे आपको एमबीबीएस करा देना चाहिए इधर। ठीक है, आगे चलते हैं जी। ये जी आगे चलते हैं, लाइबिलिटीज। सेम वही, लाइबिलिटीज क्या होते हैं? आपने किसी को पैसे देने हैं, कोई शॉर्ट टर्म लोन आपने वापस करना है, कोई और एक्सपेंस आपको आ गया है, कोई टैक्स जो आपने देना है इस साल के अंदर। एक साल के अंदर जो चीजें आपने देनी है वो आपकी करंट लाइबिलिटीज होंगी। जो एक साल से लंबे, जी मैंने कंपनी 10-10 साल का लोन लेती है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, अगर आप 10 साल का लोन 1 करोड़ रुपए का लिया है जिसका हर महीने आपने 1 लाख रुपया सूद देना है, तो वो जो सूद है या प्रॉफिट है या इंटरेस्ट है वो करंट लाइबिलिटी में आएगा। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी में चली जाएगी, क्योंकि वो एक साल से दुरानिया बढ़ गया है। तो इस तरह करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, सिंपल सा। ठीक है, जो एम्प्लॉयज को पेंशन देनी होती हैं वो जाके देनी होती हैं, कट रही होती हैं आपके पास, जमा हो रही होती हैं, लेकिन वो आपने कभी ना कभी तो देनी है ना, तो वो आपकी पेंशन में चली जाती हैं और वो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज में चली जाती हैं। ठीक है जी। इसी तरह ओनर्स की इक्विटी, यानी ओनर्स ने जो पैसे दिए हैं, जो कंपनीज ने कुछ प्रॉफिट्स कमा के रिटेन्ड अर्निंग रखी हुई हैं, या रिजर्व में कोई पैसे पड़े हुए हैं, या आप एज अ शेयर होल्डर उनके राइट शेयर्स लेते हैं, या उनके कोई ऐसे शेयर सब्सक्राइब कराते हैं आईपीओ में, तो वो जैसे आईपीओ में अभी सतारा ने, तो सतारा ये आपके आईपीओ वाले पैसे अपनी इक्विटी में डालेगी, वो अपने एसेट्स में नहीं डालेगी, वो इक्विटी में डाल देगी, ये इन्वेस्टर ने हमें पैसे दे दी। तो जी करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी, भाई ये है बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट।
तो समझ आइए कितनी आसान है में इन लोगों ने। ओ बैलेंस शीट, ये मैं आपको चीज सिखा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बैलेंस शीट पढ़ना, ये अब जब समझ जाएगी फिर आपको मैं एक, शायद अगर टाइम मिला तो एक हम इधर पढ़ भी लेंगे, ठीक है। मतलब एक मिटनी है इन्वेंट्री वो जो से, अच्छा है, ये आपस में बातें करते रहे कमेंट्स में, ठीक है। आगे चलते हैं जी। इनकम स्टेटमेंट जी, इनकम स्टेटमेंट की अब बात करते हैं सर। हो गया जी, आपकी बैलेंस शीट होगी। मैंने आपको बताया इट्स लाइक अ स्नैपशॉट, कि अभी आप मुझे बताएंगे, मैं अभी कहूंगा ये हमारी बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट्स टेल यू दी वर्थ, बैलेंस शीट टेल यू दी टोटल नेट वर्थ के, यार इंसान के एसेट्स के अंदर से लाइबिलिटीज निकाल के इसकी नेट वर्थ ये बनते हैं। अब आ जाए इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे तो तीनों की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन वॉरेन बफे ये कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट होती है। मैं बड़ी ही कॉमन सेंस तरीके से आपको इनकम स्टेटमेंट समझाऊंगा, मेरे साथ रहिएगा, और बड़ा इजी करके, जहां समझ नहीं आए पूछें। एग्जाम्पल किसकी दें भाई, कोई चीज दे दें, एग्जाम्पल मोबाइल की दे दें। ये एक मोबाइल है, ठीक है। इस मोबाइल की कीमत है 1 लाख रुपया। अगर अगर आप मार्केट से लेने जाए ना, ये कितने का मिलेगा? 1 लाख रुपया। ये 1 लाख रुपया क्या है? और ये समझ लें, ये जो एक कमरा है ना, ये इसका प्लांट है मोबाइल बनाने वाला, इमेजिन ये कर लें, ठीक है। अब बड़े गौर से बात सुननी है आपने। इमेजिन ये करें कि ये 1 लाख रुपया, ठीक है, आपके मोबाइल है। तो क्या जी सेल आपकी कितनी हुई? 1 लाख रुपए। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी कहते हैं, पीएनएल, क्योंकि इसके एंड पे पता चलता है कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, ठीक है। ये जो मोबाइल है ये कितने का जी? 1 लाख, बिल्कुल सही पहुंचे हैं, 1 लाख रुपए। अब ये इस प्लांट के अंदर बन रहा है, तो मुझे इसमें क्या चाहिए? रॉ मटेरियल, कैमरा आया, स्क्रीन आया, ये सारा कुछ आया। ये प्लांट है, प्लांट के अंदर लेबर बैठ के ये स्क्रीन जोड़ रही है, इसको सेट कर रहे हैं। इधर ये बिजली का बिल आएगा, इंश्योरेंस मैंने इस प्लांट की कराई हुई है, लेबर की कास्ट है, और स्पेयर पार्ट्स की कास्ट है। ये सारी कॉस्टें मिला के प्लांट के अंदर ये कितने का बना है? 50,000 रुपए का। कितने का बना है? 50,000 रुपए का। बिकेगा कितने का? 1 लाख रुपए का। सेल कितनी हुई? 1 लाख रुपया। और ये चीज बनाने में खर्चा कितना हुआ? वो हुआ आपका 50,000 रुपया। अब आगे कोई स्लाइड हो यार, ये मैं यकीन करें स्लाइडें आपके सामने अभी ये देख रहा हूँ, मुझे ये स्लाइडों का अंदाजा नहीं है, आइंदा मैं तैयारी करके आया करूंगा। ये हाँ, सेल कितनी है जी आपकी? 1 लाख रुपया। ये बना कितने का? इस प्लांट के अंदर, ये प्लांट के अंदर बन के ये मैंने प्लांट के बाहर गोदाम में रख दिया है। तो ये कितने का बना? ये बना 50,000 रुपए का। तो इसको कहते हैं रेवेन्यू कितना आया? 1 लाख रुपया। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी आई? ये आई 50,000। आप कहेंगे सिंपल है जी, आपने सही बताया। कॉस्ट ऑफ गुड में क्या शामिल होता है? कॉस्ट ऑफ गुड में डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन की, जिसके अंदर क्या, लेबर कॉस्ट, बिजली की कॉस्ट, इंश्योरेंस की कॉस्ट, वो जो रॉ मटेरियल स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी कॉस्ट, इसको कहते हैं COGS। गुड ऑफ, कॉस्ट ऑफ सेल्स, या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, या कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, जो सर्विसेज बिजनेस होते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू, रेवेन्यू भी कहते हैं इसे, इसे सेल्स भी कहते हैं। और अगर किसी ने आपको बड़ा ज्यादा बताना हो ना, मैं बड़ा यो किस्म का एनालिस्ट हूं, तो वो आपको कहेगा टॉप लाइन। ब्रोकर्स ने अपनी रिपोर्ट्स में लिखा होता है टॉप लाइन ऑफ द कंपनीज, वो टॉप लाइन का मतलब होता है सेल्स, क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट में सबसे टॉप पे आ रही है, इसलिए उसका नाम होता है टॉप लाइन। तो रेवेन्यू या सेल में से जब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आप माइनस करते हैं 1 लाख में से, जब आपने मोबाइल के मामले में 50,000 माइनस किया, पीछे कितना बचा? 50,000। वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। वो क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो सिंपल सी बात है, जब रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपने निकाला तो पीछे बचा ग्रॉस प्रॉफिट। अब किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट, अच्छा जब ग्रॉस प्रॉफिट तो 50,000 रुपया बचा, लफ्ज ग्रॉस प्रॉफिट सिर्फ रिपोर्ट की हद तक है, आपने देखना है मार्जिन। मार्जिन का मतलब होता है परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालेंगे तो मुझे कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 50%। कितने परसेंट? 50%। इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यानी मुझे किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा,
उतनी ज्यादा सेफ्टी होगी। जितना कम होगा, तो इसका मतलब है कि कंपनी अपने ऑपरेशंस को, अपनी कॉस्ट को, अपनी प्रोडक्शन को, रॉ मटेरियल को सही तरह मैनेज नहीं कर रही, इसलिए प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कम होता जा रहा है। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर आगे चलते हैं। यार ये वाई एसिड एंड लाइबिलिटी, ये मैं आपको बाद में है। ये क्या सर, क्या कह रहे हैं, कितने कितने मुश्किल सवाल सर। अभी ये ना, ये हैंड रेज वाला नहीं पूछ सकते, क्योंकि वो सारा कैलकुलेट टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, कौन सी चीजें देखनी पड़ेगी, कैसे कंपनी ग्रो करेगी। सर आप देखें ना, रेवेन्यू इंक्रीज करने चाहिए ना, उसके बाद आपके ग्रॉस मार्जिन इंक्रीज कर रहे हैं, इसका मतलब है कि अच्छे सिस्टम्स आना शुरू हो गए हैं। तो जो कंपनीज अपने रेवेन्यू भी इंक्रीज कर रहे हो, ग्रॉस प्रॉफिट्स भी इंक्रीज कर रही हो, फिर समझ लें उनके रेट्स भी इंक्रीज करेंगे, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी। अब आगे ग्रॉस प्रॉफिट, ये मोबाइल आपका प्लांट से बन के बाहर गोदाम में पड़ा है। अब यहां दो चीजें और ऐड कर लें। एक ऐड कर लें मार्केटिंग कास्ट, एक मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट, एक एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट। अब देखें, इस मोबाइल ने, ये बाहर जो गोदाम है, इधर से जाना है फीस सेंटर, कराची की कोई शाहराह फैसल पे कोई मार्केट होगी, मुझे तो नाम भी नहीं पता। पिंडी में भी कोई राजा बाजार में मार्केट होगी, इस्लामाबाद में कोई F10 F11 में, वहां जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, बड़े बड़े बोर्ड लगेंगे, मार्केटिंग होगी, एड चलेंगी, ये होगी, मार्केटिंग का बजट भी आएगा। इसे कहते हैं मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन बजट। ठीक है, उधर एम्प्लॉयज भी रखे होंगे, वो सारा। उसके बाद और क्या चीज आएगी, और भाईजान आएगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कास्ट। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है भाई? ये जो इधर सारा कुछ हो रहा है, इसके चलाने के लिए बाहर कोई सीईओ भी तो बैठा है ना, कोई सीएफओ भी बैठा हुआ है, कोई एचआर वाले भी बैठे हुए हैं, कोई और भी गार्ड, ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन भी तो चला रहे हैं ना। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट में से जब आप मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माइनस करते हैं, और माइनस करते हैं अपनी ये जो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट है, ठीक है, और इसके अलावा कोई ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है, वो जब माइनस करते हैं, तो आपके पास जो एंड पे आता है, ये स्लाइड गलत है, आपके पास जो एंड पे आता है, ये देखें ना, ये सात तस्वीर में देखें। नेट सेल में से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली, ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से सेलिंग एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस निकाला, डिस्ट्रीब्यूशन निकाला, तो टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकाला, तो उसके बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं, उसको आप कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये स्लाइड में छोड़ो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कि सारा मोबाइल एंड तक जाते हुए जो आपने सारा कुछ ऑपरेट किया, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग लॉस। लॉस भी कुछ कंपनीज को हो जाता है, ऐसी भी तकी कंपनियां हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या इसका दूसरा नाम होता है ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब कोई कंपनी जिसका ग्रॉस मार्जिन पिछले साल के बराबर हो, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट उसका कम हो जाए, इसका मतलब है कि ओनर, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सीईओ सीएफओ, इन्होंने ज्यादा फिरना टुरना शुरू शुरू कर दिया। ठीक है, और ये ज्यादा पैसे खा रहे हैं, तो इसलिए ये मार्जिन कम हो गए। तो अब आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन की जब कास्ट निकाल देंगे, तो एंड पे क्या बचेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या उसका दूसरा नाम है ईबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब वो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, उसके अंदर से जब आप इंटरेस्ट की पेमेंट, हो सकता है उन्होंने लोन लिया और उसका इंटरेस्ट जाना हो, वो माइनस कर दें, और आप माइनस कर दें टैक्स। टैक्स भी तो पड़ेगा इसका। 50,000 था, 50,000 में से इमेजिन करें कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन 10,000 ले गया, और 10,000 ही आपका ले गया एडमिनिस्ट्रेशन। अब 50,000 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना रह गया? 30,000 रुपये। कितना रह गया? 30%, 30,000 रुपये। ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ईबिट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब इमेजिन करें 5,000 रुपया इसने सूद की मद में दे दिया, कोई लोन लिया था फैक्ट्री बनाते हुए, और 5,000 रुपया इसने टैक्स में दे दिया, तो 10,000 और गया। तो वो लाख रुपए वाला मोबाइल अल्टीमेटली एंड पे कितने का बचा? वो बचा 20,000 रुपया प्रॉफिट बचा। इस 20,000 को आप नेट प्रॉफिट कहेंगे, पैट कहेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, या इसको आप कहेंगे नेट इनकम, या इसका एक और नाम, बड़ा यो किस्म का कोई आपका रिसर्च एनालिस्ट हो, वो कहेगा बॉटम लाइन, रेवेन्यू बॉटम लाइन। अमूमन जब आप रिपोर्ट्स पढ़ेंगे मेरे भाइयों, हम इंशाल्लाह ताला अगले हफ्ते से आपको उर्दू में रिपोर्ट दिया करेंगे, लेकिन आप वो पढ़ेंगे तो वो लिखा होगा कि अर्निंग बिफोर, वो जी आपकी कंपनी का
टॉप लाइन इंक्रीजेज व्हाइल द बॉटम लाइन डिक्रीजेज। बंदा उधर पकड़ के बैठते थे, क्या यार बॉटम लाइन टॉप लाइन, तो सिंपल, रेवेन्यू को टॉप लाइन कहना है, नेट इनकम, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, उस सारे को बॉटम लाइन कहना है। तो ये भाई इस तरह कंपनी चल के आपको है, ये मैं क्या बोल बैठा हूँ। ठीक है जी, ये आपका सारा कुछ हो गया। अब यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर आगे चलते हैं। नजम आशमी साहब, डेप्रिसिएशन वगैरह इसमें नहीं डालनी, वो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना, वो भी डालते हैं, टेंशन ना ले, वो बाद में करेंगे। इतना इतनी आपने जल्दी जल्दी नहीं आना नजम भाई, आप पता है आपको आता है। सर मैंने गाल का सब रेशो बेहतरीन है, कागर भी अच्छा है, ग्रोथ भी फिट है, रेवेन्यू भी ठीक है, फिर ये परफॉर्म क्यों नहीं कर रहा। अली अब्बास भाई कह रहे हैं भाई परफॉर्म इसलिए नहीं कर रहा, नोकिया की हर चीज सही थी, लेकिन नोकिया क्यों खत्म होगी, क्योंकि वो उस तरह की इनोवेशन नहीं लाया जो मार्केट डिमांड कर रही थी, जो बाकी सारे लेके आ रहे थे। हसनैन भाई जितनी दफा भी सवाल पूछेंगे जवाब एक ही मिलना, थोड़ा सा सब्र करें। ठीक है, तो इस वजह से गाल की वो इनोवेशन नहीं आई जो बाकी सारों की आ रही है, एक चीज। दूसरी, गाल की मैनेजमेंट से हमेशा सोफेस्टिकेटेड वैल्यू इन्वेस्टर डरता है। ठीक है, तो ये एक रीजन। दूसरा, हसनैन भाई कह रहे हैं एसिड एंड लाइबिलिटीज हैव इक्वल वैल्यू इन फाइनेंशियल। एसिड इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी। देखें भाई, 1 करोड़ रुपए का एसिड है, तो वो करोड़ रुपया कहां से आया होगा, या किसी से उधार लिया होगा, या ओनर्स ने अपना डाला होगा। सपोज 50 लाख उधार लिया, 50 लाख वो डाला है, उसके बराबर एसिड। तो जब भी आप फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ेंगे, लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी इज इक्वल टू एसिड। ठीक है, एफएफसी भी देख लेंगे, कोई मसला नहीं है सर, एफएफसी देख लेंगे, अभी देखते हैं। अगर आप जल्द से जल्द बताएंगे, चीजें समझ आ रही हैं, आगे चलते जाएं, तो एफएफसी भी देख लें। तो यहां तक अगर समझ आ गया तो भाई जरा थोड़ा सा रिएक्ट करके बताएं कि आप जिंदा हैं और समझ आ गई है, तो मुझे पता लगे कि समझ आ रही है। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे जी, ये एक किसकी, ये बुजुर्गों की तस्वीर आई है। हम लोग अल्लाह नबी की बात पता नहीं क्यों मानते कि वो है। यार ये किसी का माइक चल रहा है तो काइंडली वो खुद ही बंद कर दे, कहाँ मैं जाके उधर बंद करूंगा। यार ये रिक्वेस्ट है, प्लीज मुबशर भाई माइक बंद कर दीजिएगा। चलें सर, मुझे ही करना पड़ गया। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। ये है जी बुजुर्ग, ये क्या कह रहे हैं बुजुर्ग, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल वन दैट इज डेप्थ फ्री इन रॉन्ग रॉन्ग। वाओ, ये तो भाई किसी बच्चे को भी पूछोगे। वॉरेन बफेट सेड द इनकम स्टेटमेंट हैज टू बी फर्स्ट थिंग टू चेक बिफोर इन्वेस्टिंग, शो हाउ वेल अ कंपनी। भाई इन्वेस्टमेंट में अगर यूट्यूब पे व्यूज लेने हो तो वॉरेन बफे का नाम शुरू करते हैं, वैसे आपको व्यूज चाहिए तो हाँ साहब का नाम शुरू करते हैं। तो यही दो काम है, तो छोड़ें वॉरेन बफे को, हम अपना काम करते हैं सर, आगे चलते हैं। अब आ जाए कैश फ्लो। अब यहां मैं एक बड़ा मजेदार कंसेप्ट आपको बताता हूं, आपने देख अच्छा। दूसरी चीज ये है, जैसे बैलेंस शीट, पीछे आ जाए वापस, एक चीज तो भूल गया मैं। जैसे बैलेंस शीट इज अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी, वो मैंने आपको बताया कि आप अभी मुझे कहेंगे कि यंग कैपिटल की बैलेंस शीट दिखाओ, मैं ला के दिखा दूंगा। मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा 2028 में, जब आईपीओ करेंगे, उससे पहले नहीं। लेकिन अगर आप मुझे कहें कि डॉक्टर साहब अपनी इनकम स्टेटमेंट दिखाएं, प्रॉफिट लॉस, तो इट्स लाइक अ वीडियो ऑफ द कंपनी। तो मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं सर, किस डेट से किस डेट तक। तो आप कहेंगे आज सुबह से शाम तक दिखा दें, परसों से। आप ये नहीं कह सकते अभी की दिखाएं, एग्जैक्ट इस मूवमेंट में नहीं। इट्स लाइक अ वीडियो कि यकम तारीख से ये पिछले 6 माह की इनकम स्टेटमेंट दिखा दें, पिछले 7 माह की इनकम स्टेटमेंट। तो इट्स लाइक अ वीडियो ऑफ द कंपनी, इट्स नॉट अ स्नैपशॉट ऑफ द कंपनी। तो ये समझिएगा। अगर समझ आ गई है तो यहाँ एक मैं बड़ा टेक्निकल सा कंसेप्ट देने लगा हूं, और उसे मैं इजी करने की कोशिश कर। अकाउंटिंग दो किस्म की होती है, एक को कहते हैं कैश बेस, जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है उन्हें ये बात है, मैं बड़ी लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं। एक को कहते हैं कैश बेस अकाउंटिंग, एक को कहते हैं एक्यूरल बेस अकाउंटिंग। मुश्किल लफज है, परेशान नहीं होना, ACCURAL, एक्यूरल बेसिस। फॉर एग्जाम्पल, ये मोबाइल लाख रुपए का बेचा, इस तरह के मैंने 10 मोबाइल बेचे हैं 10 लाख रुपए, तो मैं सेल्स में लिख दूंगा 10 लाख रुपया। ऐसे ही है ना, क्योंकि 10 मोबाइल सेल हो गए, उनके बिल बन गए हैं। जबकि हो सकता है मेरे पास पेमेंट आई हो सिर्फ 5 लाख रुपया, बाकी 5 लाख रुपया मुझे साल बाद आ रहे हैं। तो जो मेरी कैश फ्लो स्टेटमेंट होती है वो एग्जैक्ट कंपनी के अंदर कितना कैश आया और कितना कैश गया वो बताती है। जबकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिर्फ आपको सेल्स और खर्चे बताती है, वो ये नहीं बताती। हो सकता है कंपनी अरबों रुपया प्रॉफिट में, प्रॉफिट लॉस पे, और कैश उसके पास 1 रुपया ना हो। जिंदा एग्जांपल है सर, आपकी कैश नेगेटिव कंपनीज हैं, आप जाके देखें,
एयरलिंक का कैश बड़ा कम है। एयरलिंक सेल्स तो अच्छी कर रही है, कैश उनका 3-3 4-4 माह बाद आता है, तो वो स्टेटमेंट में हमेशा नेगेटिव शो कर रहे होते हैं। आप ओजीडीसी पीपीएल 300-400 अरब की आज से 2-3 साल पहले सेल करते थे, कि सेल्स लिखी होती थी ओजीडीसी ने सेल की 350 अरब, और कैश कितना आया 100 अरब, बाकी 250 अरब का है गवर्नमेंट कैरियर दे देंगे, वो सर्कुलर डेट में जाई जा रहा है। ठीक है। तो लोग इस चीज को फोकस नहीं करते कि इनकम स्टेटमेंट के साथ ये भी देखना होता है कि कंपनी कैश कितना अच्छा मैनेज कर रही है। क्योंकि अगर कंपनी के पास कैश नहीं होगा, सिर्फ वो स्टेटमेंट्स दिखाई जाएंगे प्रॉफिट वाली कि सेल्स हो रही है कैश नहीं आ रहा, तो डर होता है। एक तो कंपनी ने मजीद कोई नई चीज करनी है तो वो कैश फिर लोन लेगी। अब पीएसओ देख लें, पीएसओ ने 600 अरब लोन वापस लेना है, उसके बावजूद पीएसओ ने 80 अरब लोन भी लिया हुआ है। अब वो 600 पीएसओ ने लेना है और 80 बैंक से लिया हुआ है। ठीक है, अब क्यों? क्योंकि वो 600 अरब गवर्नमेंट ने देना है, गवर्नमेंट दे नहीं रही, वो कहती है बैंक से जाके ले लो। तो इस तरह ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कैश। कैश स्टेटमेंट में मैं ज्यादा टाइम नहीं अभी लगाऊंगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में ज्यादा अच्छी पता चलेगी। कैश स्टेटमेंट की याद रखिएगा, कंपनी के पास 3 तरह से कैश आता है या कैश जाता है, बस ये याद रखिएगा। पहली चीज ये है ऑपरेशन से, जो कंपनी माल बेच रही होती है, जैसे ये 10 लाख के मैंने 10 मोबाइल बेचे, तो मेरे ऑपरेशन से जो कैश आएंगे उसे कहेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना आ रहा है, पेमेंट्स ये सारी। तो एक कैश कहां से आता है? ऑपरेशन से, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, इंपॉर्टेंट कैश। दूसरा कैश कहां आता है? कंपनी ने या इन्वेस्ट करती है या इन्वेस्टमेंट से पैसे आ रहे होते हैं। तो दूसरा कैश आ रहा होता है या जा रहा होता है, कहां से आ रहा होता है? इन्वेस्टमेंट से, या कोई प्रॉपर्टी बेच दी या प्रॉपर्टी खरीद ली, उधर से रेंट आ गया, या कोई टी बॉन्ड्स में पैसे इन्वेस्ट कर दिए, वहां से प्रॉफिट आ रहा है। तो कंपनी में या इन्वेस्टमेंट से कैश आते हैं। पहली चीज ऑपरेशन, दूसरी चीज इन्वेस्टमेंट। और इस स्टेटमेंट में एग्जैक्ट वही कैश दिखाते हैं जो असल में आ रहा होता है, जा रहा होता है। इसमें वो वाली काम नहीं करते जो पीछे करते हैं। तीसरा तीसरा या कंपनी लोन ले रही होती है या कंपनी लोन वापस कर रही होती है। ठीक। तो 3 जगह से कंपनी में कैश आता है, ऑपरेशन से, इन्वेस्टमेंट से, और फाइनेंसिंग में। दैट्स इट सर। आगे आपको मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूं। तो यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, जस्ट आस्क, फिर आगे चलते हैं, मैं आपको कोई दिखाता हूं। इनकम स्टेटमेंट 4 माह की, 3 माह की भी होती है, लेकिन ये 1 साल की हम बात कर रहे हैं। और जी क्वेश्चन है तो बताएं सर, फिर आगे 2 मिनट है, मैं उतनी देर पानी पी लूं, आप जरा। सुधार भाई भी कह रहे हैं, दाम में भी क्लियर है, क्लियर है। आगे सर। मैं फिर कहूंगा, अगर मेरी कंपनी का कोई बंदा आपसे राब्ता करता है कि सर ओटीपी दे दें, ये दो वो सारा, तो काइंडली उन्हें कोऑर्डिनेट करके अपनी बैंक स्टेटमेंट ओटीपी दें ताकि अकाउंट खुलें। और अगर आप में से किसी ने अभी तक अकाउंट हमारा नहीं किया, तो वो वेबसाइट पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक दफा दे दे, कालें कर करके हम थक गए हैं सर। तो हमेशा नेगेटिव कैश ही होगी नहीं। फाइनेंसिंग में भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पॉजिटिव भी होगी। फाइनेंसिंग ले रहे होते हैं तो पॉजिटिव आ रहा होता है, दे रहे होते हैं तो नेगेटिव आ रहा होता है। एयरलिंक के सर बड़े कमर भाई, बड़े रीजन है एयरलिंक के। ये जी, अब हम कोई स्टेटमेंट खोलते हैं। ठीक है, चलें जी डॉक्टर सोबिया, वेलकम जी। अकाउंट अगर खुल गया तो बस अपने शेयर भी ट्रांसफर कराएं जिस भी ब्रोकेज हो उसमें अकाउंट है, और शुरू करें सर। अच्छा, यहाँ कोई देखता हूँ, मेरे पास कोई स्टेटमेंट पड़ी होगी। पिछले दिनों मैंने एक जगह लेक्चर दिया तो था, 1 मिनट है। अ, ये एफएफसी की स्टेटमेंट देखते हैं। एफएफसी की स्टेटमेंट देखें जी। ये एफएफसी की इस दफा की स्टेटमेंट है। ये जी कंपनी क्या है, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ये कंपनी की इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, ये सारा कुछ लिख के कंपनी के पास इक्विटी जो है ना, ये आप देख रहे हैं, जो ये लिखा होगा ना इसके साथ 3 जीरो ऐड करनी है। लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 141 अरब रुपया इनके पास शेयर होल्डर रिजर्व और इसमें इक्विटी में है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में, यानी नॉन करंट 1 साल से बाद जो इन्होंने वापस करनी है, उसमें इन्होंने लोन लिया हुआ है 50 अरब रुपए का, और इन्होंने कुछ टैक्स पे करना है 8 अरब रुपए, 8 अरब 68 करोड़ का, और कुछ लीव एब्सेंस की कंपनसेशन इन्होंने देनी है। ठीक है, जिन्होंने छुट्टियां नहीं की होंगी उनको
पैसे देने होंगे, तो वो कोई है 1 अरब 10 करोड़ रुपया। तो तकरीबन 59 अरब रुपए की इनकी नॉन करंट लाइबिलिटीज है। नॉन करंट से मुराद जो इन्होंने 1 साल के बाद कभी ना कभी देनी है। करंट लाइबिलिटीज में वो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग की हुई है उसके ऊपर वो सूद तो देना है ना, तो वो 9 अरब रुपया अब इन्होंने देना है। तो ट्रेड और अदर पेबल्स, कुछ इन्होंने ट्रेड्स वगैरह के लिए कोई डैप लिया होगा, कोई ऐसी चीजें ली होंगी, उसका इन्होंने 19 ही है, 193 अरब है, 19 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब 193 अरब रुपया उसका देना है। मार्कअप एंड प्रॉफिट ये इन्होंने देना है। मार्केट एंड प्रॉफिट की शॉर्ट टर्म बारिंग, इन्होंने कोई ऐसा लोन लिया है जो 1 साल के अंदर अंदर इन्होंने वापस करना है, वो ये है जी 20 अरब रुपए का। जो डिविडेंड लोगों ने अभी इनसे क्लेम नहीं किए, वो शायद आपके चाचा ताया या दादा कोई शेयर रख किया हो, वो डिविडेंड इन्होंने इतना देना है। ठीक है, टैक्सेशन इन्होंने इतना देना है। तो ये कुल मिला के इनकी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज मिला के इनकी 296 अरब रुपया इन्होंने अदा करना है। कितना? 296 अरब रुपया, जो पिछले साल सेम क्वार्टर के अंदर इनका 301 अरब रुपया था, यानी इनकी लाइबिलिटीज पहले से कम हुई हैं। ठीक है, अब आगे चलें जी। इसकी एसिड स्टेटमेंट कहाँ है भाई? दूसरी साइड पे यहाँ इसकी एसिड स्टेटमेंट है, ये देखें। प्रॉपर्टी एंड प्लांट जो इनकी है, 91 अरब रुपए की इनकी प्रॉपर्टी और प्लांट है। इनटेंजिबल एसेट इनका 1 अरब 60 करोड़ का है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स इन्होंने 79 बिलियन की है। लॉन्ग टर्म, ये नॉन करंट है, जो 1 साल के बाद इनके पास कभी ना कभी आना है। तो 177 बिलियन की इनके नॉन करंट एसेट्स हैं, जबकि नॉन करंट लाइबिलिटीज इनकी 559 बिलियन की थी। अब करंट जो इसी साल इनके पास वापस आने हैं, इनके पास कोई स्पेयर पार्ट्स पड़े हैं, स्टॉक पड़ा है, इनके पास ट्रेड डेट्स, कुछ इन्होंने लोगों को माल दे दिया, उनके इनके पास 3 अरब आना है। 45 अरब का माल इनके गोदामों में पड़ा है। शॉर्ट टर्म इन्होंने इन्वेस्टमेंट 175 अरब की है। तो 437 अरब की इनके पास एसिड्स है। अब मजे की बात, ये 296 टोटल लाइबिलिटीज के अंदर ये इक्विटी ऐड करें तो टोटल 437 अरब 75 7 करोड़ 49 लाख 902 रुपए कुछ ऐसे ही बनता है, देख लीजिएगा। एग्जैक्ट वही अमाउंट बनी है सर, क्योंकि ये सारी अमाउंट हमेशा इसके इक्वल, अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है आपकी रिपोर्ट इज नॉट गुड। तो ये आप इस तरह से, तो आप कैसे इसमें परसीव करते हैं? आप देखते हैं इन्होंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ज्यादा की है कम की है, सेम ही रखी है। ठीक है, इन्होंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पिछली दफा 181 अरब की थी, इस दफा 175 अरब की कर। ठीक है, तो ऐसे आपने सारी चीजें देखनी है। बैंक में पिछली दफा इनके पास 8 अरब कुछ पड़ा था, इस दफा 5 अरब पड़ा है। ठीक है, तो ये इस तरह चीजें देखते हैं। अब आ जाए टर्नओवर, जो सेल्स, सेल्स इन्होंने की है 95 अरब रुपए की। ठीक है, और इन्होंने कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने की हुई? 66 अरब वो सेल बनाने में। तो 29 अरब रुपया इन्हें प्रॉफिट हो गया। 29 है ना, लाख 10 लाख करोड़ 10, हाँ 29 अरब। यार ये लाख 10 लाख करके मुझे करना पड़ता है, मैं इतना काबिल नहीं हूं। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपके पास। ये पिछली दफा इन्होंने 63 की सेल की थी, 22 अरब आया। तो आपने देखना है मार्जिन इंक्रीज किया या नहीं, परसेंटेज निकाल लेनी है। तो ये एक मैं आपको चीज बता रहा हूँ। यंग कैपिटल की वेबसाइट पर जाएंगे, परसेंटेज निकली पड़ी है इसकी। डिस्ट्रीब्यूशन कास्ट जो है, वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई ना कोई तो कास्ट आई होगी, जिसमें मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेशन, वो इन्होंने इकट्ठा सारा कुछ लिख दिया है, ये सारा कुछ इकट्ठा कर दिया। इतना फिर 21 अरब बच गया। फाइनेंस कास्ट, अदर एक्सपेंस कोई हो गए, अदर इनकम, इनको किसी जगह इन्होंने इन्वेस्ट किया, वहां से इनको 10 अरब रुपया आ गया। तो टोटल कट कटा के इनके पास प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स आ गया 27 अरब। थोड़ा सा इन पे फाइन लगा 131 का, 13 करोड़ रुपए का। प्रोविजन इन्होंने फिर टैक्स पहली प्रोविजन में रखा हुआ है, तो 17 अरब इन्हें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट ठीक है। अब ये प्रॉफिट को जब इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास अर्निंग आ जाएगी पर शेयर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है सर? सर मैं तो सिंपल सा मोहम्मद फरहान भाई, लाख 10 लाख इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वो वाला सर, लाख 10 लाख करोड़ तक। ठीक है, शहजाद भाई, और भाई फार्म नहीं आया तो मुझे मैसेज करें, मैं अभी आपका फार्म दिखवा लेता हूँ। टेंशन क्यों लेते हैं? और सर कोई ऐसा, मैं आपसे ज्यादा इंतजार में हूँ कि आप लोगों के खुलें तो मैं लॉन्च करूँ यार। मुझे वो ऐप भी चल रही है, आज भी लोगों ने ट्रेड की है। मुझे टिप्स भी देनी है, आपको बड़ी चीजें देनी है। आप लोगों को पता है वेबसाइट में आज हमने ऐप में डिस्काउंट्स लगाई हैं। वी आर द फर्स्ट ब्रोकरेज जिसकी ऐप में डिस्काउंट्स हैं।
वाउच 365 से आप मैकडोनल्ड्स जाएं, एक के साथ एक फ्री है कुछ स्पेशल मील्स के ऊपर। आप चुगताई पे जाएं, 75% डिस्काउंट, 25% डिस्काउंट अगर आप यंग्स कैपिटल के मेंबर हैं। तो ऐप के अंदर ये सारी चीजें हैं यार, आज मैंने इसके पैसे पे किए हैं, तो ये सारा आपके लिए है। ठीक है अब्दुल सत्तार भाई, वेबसाइट पे जाएं और जाके youngscapital.pk की वेबसाइट पे जाके मेरे भाई अपना फार्म के सारे डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा। अच्छा आगे कैश स्टेटमेंट पे चलते हैं, कहाँ मुझे कहाँ से कहाँ ले जाते हैं यार, फिर मुझे लालच आ जाता है कि मैं WTL की टिप दूं। वही कैश फ्लो आपको तीन जगह से आना है, कहाँ से, ऑपरेशन से, इन्वेस्टमेंट से और फाइनेंसिंग से। ऑपरेशन से इनके पास कैश कितना आया, इनके पास 14 अरब रुपया आया। पिछली दफा इनके पास नेगेटिव था, इसका मतलब है पिछली दफा इनका जो कैश था वो ऑपरेशन से नहीं आया था, शायद अभी माल रास्ते में था या अभी आना थे पेमेंट, इस दफा इनको 14 अरब रुपया आ गया। ठीक है, पिछली दफा नेगेटिव कैश था इनका ऑपरेशन में। इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से भाई, पिछली दफा इन्होंने लाख 10 लाख करोड़ तक 4 अरब की इन्वेस्टमेंट की थी, इस दफा 16 अरब रुपए की इन्होंने किसी ना किसी जगह इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है, अब कहाँ की है ये ढूंढना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने मोस्ट प्रॉब्ली PIA की इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे रखे हैं ये। ठीक है, ये सेल्स, ये इन्होंने एग्रीटेक में पिछली दफा इन्वेस्टमेंट की थी 30 करोड़ रुपए की, इस दफा एग्रीटेक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं क्योंकि ले लिए। इन्होंने जो पैसे कहीं इन्वेस्ट किए थे वहां से 20 करोड़ पे आया है। इनको इनको जो डिविडेंड आया, कहाँ से डिविडेंड आया इनको, कोई बता सकता है? ये 9 अरब 6 अरब रुपए का डिविडेंड आया, कोई बता दे भाई कहाँ से आया। आमिर भाई कल ऐप लॉन्च हो जाएगी परसों। ठीक है, कहाँ से आया जी? मिस जैनब, ब्रोकेज हाउस लॉन्च हो गया, आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकती हैं। बिन कासम भाई, अस्करी बैंक का 63% शेयर इनके पास है, उधर से आया है इनका। जबरदस्त, जो अस्करी बैंक वाले हैं ये। तो इनके पास 16 अरब इन्होंने इस दफा इन्वेस्ट किया, पिछली दफा 4 अरब इन्वेस्ट किया था, जबकि पिछली दफा इनको डिविडेंड आया था 2 अरब, इस दफा 6 अरब आया। तो ये इनके पास टोटल कुल मिला के 9 अरब इन्होंने जेब से दिया ही है इन्वेस्टमेंट है। अब जी आगे चले जाए, तो इन्होंने डिविडेंड के मद में ये 12 अरब रुपया पे किया, खुद भी तो ये देते हैं डिविडेंड। तो इनका फाइनेंसिंग एक्टिविटीज नेगेटिव थी, पिछली दफा 49 बिलियन नेगेटिव था। ये कितना है, 49 बिलियन ही होगा ना, इस दफा 8 बिलियन नेगेटिव है। तो अल्टीमेटली कैश इस टाइम इनके इनके अकाउंट में भाईजान, जो इनके अकाउंट में या इनके पास जो कैश पड़ा है 154 बिलियन रुपीज पड़ा है, 154 अरब रुपया। 1 अरब में 100 करोड़ होता है। तो इमेजिन कर ले इनके ओनर कितने साल जिंदा रहेंगे, इनके ओनर तो सारा जिंदगी जिंदा रहेंगे, हम ही नहीं रहेंगे इधर। ठीक है, तो एंड पे इनके पास जो कैश इन हैंड है और इक्विवेलेंट है वो देख लें आप। ठीक है, 154 अरब और 127 अरब। अब ये कैश कहाँ यूटिलाइज, अब ये PIA खरीद सकते हैं और कोई चीज खरीद सकते हैं। तो ये होता है कि आपकी कंपनी के पास हमेशा बैक एंड पे कैश होना चाहिए। और याद रखिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जिस जिस कंपनी के पास जितना ज्यादा एंड पे कैश पड़ा होता है वो कंपनियों का शेयर उतना ही अच्छा मूव करता है। जिन कंपनी का एंड पे कैश नेगेटिव आ रहा होता है वो कंपनियां अमूमन अमूमन बड़ी प्रेशर में होती हैं स्टॉक मार्केट में, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कर्ज ले रही होती है। तो सर, मारी का भी बहुत ज्यादा शेयर है इनके पास, नहीं सर, मारी का FFC के पास बहुत ज्यादा शेयर नहीं होंगे, OGDC के पास है, FFC के पास कहाँ से आ रहे हैं? FCCL के शेयर्स हैं इनके पास 4 पॉइंट कुछ, FFL के 83% है। ठीक है, मारी का फौजी फाउंडेशन के पास है, फौजी फर्टिलाइजर के पास नहीं, फौजी फाउंडेशन के पास है। ठीक है सर, और जी समझ आई है सर? FFL 83% है, पर वो कौन सा सर डिविडेंड देता है? और सर, और सर अगर समझ आ गई है थोड़ी सी यहाँ लिख के बता दें कि बंदा मोटिवेट ही हो जाता है। एंड पे मैडम वो जैसे 154 बिलियन है ना, वो ब्रैकेट में आ रहा होगा कि ये नेगेटिव है। ठीक है, तो सर ये आपको सारा कुछ हो गया। और अब फिर मैं कहूंगा कि जिन्होंने अकाउंट नहीं ओपन करवाए वो भाई कैरी ऑन, क्या जुनेद भाई, खत्म हो गया लेक्चर है, अब सोने का टाइम आ गया। जिन्होंने नहीं कराए वो यंग्स कैपिटल की वेबसाइट पे जाके गए, अपने दोस्तों को कहें अगर आप हमारे ब्रांड एम्बेसिडर बनना चाहते हैं और हमारे साथ अर्न करना चाहते हैं तो हमारा ब्रांड एम्बेसिडर प्रोग्राम भी है। आप अपने दोस्तों को रिकमेंड करेंगे, जितनी ट्रेनिंग वो करेंगे, जितना प्रॉफिट होगा वो आपके साथ हम शेयर करेंगे, और बताएंगे भी नहीं कि आपके दोस्त ने आपको बेच दिया। मजाक कर रहा हूँ।
2 वीक हो गए हैं, डिटेल जमा करवाए, बिलाल भाई कह रहे हैं ओटीपी नहीं आया। बिलाल भाई, अगर आपका किसी ब्रोकेज के साथ अकाउंट है तो ओटीपी शायद ना आए, तो आपने हमें बताना है कि मेरा इस ब्रोकेज के साथ अकाउंट है। जिन जिन को ओटीपी रिसीव नहीं हो रहे, वो आज मैंने बात की थी, उन्होंने कहा अगर ये किसी और करेंगे तो ये हो जाएगा। मेरा आरडीए के थ्रू अकाउंट है, या आपके पास भी अकाउंट ओपन हो सकता है। नहीं, आरडीए वाले एक पहले आपको वहाँ कैंसिल कराना पड़ेगा एकेडी से, और जाके यंग्स कैपिटल करना पड़ेगा। अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं हुआ मैं। कमर अब्बास भाई, आप मैसेज करें, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। कोई भी हमारी पोस्ट पे जाके नीचे देखें, लिंक आ रहा है। ये रिक्वेस्ट की हुई है, अभी तक ओपन ओटी वाले प्रोसेस हो चुके हैं। मलिक मोहसिन भाई, हो जाना चाहिए फिर तो। जिन जिन को यार नहीं हुआ, काइंडली वो मेरे नंबर पे रिप्लाई करे, मतलब मैसेज करे। मैं अभी उनका पता करवा देता हूँ सर, वरना सुबह तक मैं आप लोगों को खुद मैसेज करके बताऊंगा कि सर आपका नहीं हुआ, आपका आपका नहीं। ठीक है। जिनका नहीं हुआ, मैं माजरत हूँ, कोई ना कोई मसला आया होगा। बाकी काफी ज्यादा को हो गया है। ब्रांड एम्बेसिडर जिसने बनना है वो भी मैसेज करे, तो आई विल कनेक्ट विद द टीम जो ब्रांड एम्बेसिडर बना रही है। नंबर क्या है जुबैर भाई, अपना नंबर लिख दीजिएगा अगर जिंदा है, वरना वो जिस पे मैं सुबह वॉइस मैसेज करता हूँ ना आपको, वो आपका नंबर है। तो अब ये है कि दुआ करनी है, ये आप लोगों का अपना ब्रोकेज हाउस होगा। इसको आपने टॉप 10 में लेके आना है, सारा कुछ आना है। और वेबसाइट पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक दफ़ा दें, टीम के साथ कोऑर्डिनेट करें, अगर आपके पास टाइम नहीं होता किसी और टाइम का। कर। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।